आज का पाठ है हमारा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो जैसा कि पिछले भाग में हमने ये पढ़ा कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो किस तरीके से बचपन से ही फिल्मी जगत से जुड़े रहना पसंद करते रहे हैं और उन्होंने लेख लिखने का जो विषय चुना वो भी फिल्मी जगत से संबंधित ही रहा है और उसी विषय को लेकर ये पाठ भी है। इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि लेखक ने किस विषय को हमारे सामने रखा है, क्या समझाना चाहे अपने इस लेख के माध्यम से। संगम की अद्भुत सफलता। संगम मूवी की सफलता जब प्राप्त हुई, यानी कि मूवी जो है एक हिट मूवी हो गई, तो राज कपूर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं बॉलीवुड मूवी में कि राज कपूर का क्या रोल है, राज कपूर कितने बड़े एक्टर हैं, तो उनका आत्मविश्वास जो है, गहन आत्मविश्वास हो गया, भर दिया। यानी कि एक मूवी जब आपकी हिट हो गई, किसी भी एक्टर की हिट हो गई, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना लाजमी है। और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा भी की। फिर उसके बाद 4 फिल्मों की घोषणा कर दी गई जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया संगम मूवी की सफलता के बाद। 4 मूवी कौन सी थी? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। यहाँ पर ये चारों फिल्में डिक्लेयर तो कर दी गई, लेकिन जब मेरा नाम जोकर मूवी की शुरुआत की गई सन 1965 में, तो इसका एक ही भाग बनाने में पूरे 6 साल लग गए। उस वक्त जब ये डिक्लेरेशन हुई होगी तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि एक मूवी बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है और मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टैलेंट भी जो है यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी मेहनत होती है। आप देख सकते हैं फिल्म का एक हिस्सा ही जो है बनाने में पूरे 6 साल लग गए, जो किसी ने सोचा नहीं था। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हो गई। अब 6 वर्षों में मेरा नाम जोकर जो है मूवी का एक ही पार्ट जब बनाने में इतना वक्त लग गया, उसके बीच में ऐसा नहीं कि कोई और फिल्म नहीं आई। राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में जो हैं आई, जिसमें से सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। उसी बीच में जो कवि शैलेंद्र हैं उन्होंने एक मूवी तैयार की जिसका नाम है तीसरी कसम, जिसके लेखक रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। और उन्होंने उसके इन्हीं के ही लेख को जो है एक फिल्म का रूप देने की पूरी कोशिश की। और जैसा कि ये बताया गया कि मेरा नाम जोकर जो मूवी है उसका एक पार्ट बनने में 6 साल लग गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच में कोई और उनकी मूवी नहीं है। राज कपूर साहब की जो है बीच में कई और फिल्में भी आई, जिसमें से एक है जिसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। 1966 में प्रदर्शित जो कवि शैलेंद्र हैं उनकी तीसरी कसम भी शामिल है। ये वो फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की है। अपने लाइफ टाइम बेस्ट जो एक्टिंग की है उन्होंने, वो इसी फिल्म में की है तीसरी कसम में। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत ही मार्मिक कृति, यानी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कृति है तीसरी कसम, को सेल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा है। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी एक कविता थी। तो ये एक सिर्फ जो तीसरी कसम में फिल्म नहीं है, सिर्फ ये एक लिखी हुई कविता है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर राज कपूर साहब ने तीसरी कसम जो मूवी है इसमें अपने लाइफ टाइम बेस्ट एक्टिंग की है और ये फिल्म भी जो है एक बेस्ट फिल्म रही है। और तीसरी कसम, और जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की ही कृति से के आधार पर बनाया गया है, कवि शैलेंद्र ने बनाया है। सन 1966 की बात है ये। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है, यानी उन्होंने ये अपनी पहली फिल्म और अंतिम फिल्म भी ये उनकी रही है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक भी मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित भी किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई हैं। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। इस फिल्म की जब बड़ाई की जाती है तो इनको बहुत पुरस्कार मिले, बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक और ना जाने ही कितने ये
पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये फिल्म जो है पूरी की पूरी अपने शैलेंद्र जी ने जो है अपनी पूरी संवेदनशीलता को यहाँ पर दिखाया है, शिद्दत के साथ दिखाया है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसे कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। जो इसकी वैल्यू को समझता है वो ही इस वैल्यू को समझकर जो है इस फिल्म को इस तरीके से तैयार कर सकता है। ऐसी फिल्म बनकर ये तैयार हुई थी और ये उनके लाइफ की पहली और आखिरी ही फिल्म थी। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर साहब की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनको शब्द दिए, यानी कि उसको शब्दबद्ध किया और उसको प्रेजेंट किया। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया। किसी पारिश्रमिक मतलब मेहनताना, अब एक्टिंग की है, फिल्म में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आदमी अपना मेहनताना तो लेगा। तो किसी भी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर उन्होंने इसमें पूरी तन्मयता के साथ काम किया अनन्य सहयोगी के साथ। लेकिन किसी भी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर, उन्होंने किसी भी पारिश्रमिक की अपेक्षा नहीं की, उम्मीद नहीं की। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास जब तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुंचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े ही उत्साह से काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक यानी सीरियस होकर उन्होंने कहा, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। यानी जो वो काम करेंगे उनका जो पैसा बनता है उसको उनको एडवांस देना पड़ेगा। जब यहाँ पर लेखक या फिर जो फिल्म मेकर हैं वो राज कपूर साहब के पास तीसरी कसम की कहानी लेकर गए, फिल्म बनाने की बात उन्होंने पेश की, तो राज कपूर साहब ने बड़ी ही उत्साहपूर्वक जो है ईगरली इस चीज़ को सुना भी और बहुत उत्साह भी दिखाया इस फिल्म में काम करने के लिए। फिर तुरंत ही सीरियस होकर उन्होंने बोला कि मुझे मेरा पारिश्रमिक जो है एडवांस में देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। तो इस तरीके से शैलेंद्र जो है अपनी पहली फिल्म के साथ राज कपूर के पास पहुंचते हैं, सर्वथा अयोग्य समझ रहे हैं, और किस तरीके से राज कपूर साहब तुरंत अपनी इसमें जो उत्साह है इस फिल्म के लिए वो दिखाते हैं और अपना एडवांस मांगकर जो है शैलेंद्र को एक बार को डरा भी देते हैं। लेकिन उनकी जो ये हंसी मजाक हास्य विनोद करने की जो आदत थी उससे उन्होंने एक बार को तो बहुत ही सीरियस कर दिया। फिर बाद में उन्होंने एडवांस में जब 1 रुपया मांगा तो वो इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी आगाह किया। अब राज कपूर साहब जो हैं, क्योंकि वो शैलेंद्र को अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त और सच्चा मित्र मानते थे, इसलिए उन्होंने सलाह दी। क्योंकि वो फिल्म जगत से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े थे तो उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे थे और बड़े थे। तो क्योंकि वो एक शोमैन भी थे तो उनको बहुत सारी जानकारी थी। राज कपूर साहब ने अपने अच्छे मित्र और सच्चे मित्र को ये बात बताने की पूरी कोशिश की और समझाने की भी कि फिल्म बनाने में बहुत सारी असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। शैलेंद्र जो है आदर्शवादी भावुक इमोशनल कवि थे जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी। यानी वो इस फिल्म को संपत्ति के लिए और या फिर नाम के लिए नहीं बनाना चाहते थे, जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। और अपनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा के लिए वो बनाना चाहते थे, क्योंकि वो इस स्टोरी लाइन को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी बस, इसलिए वो इस फिल्म के लिए तैयार थे। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों न रही हो, लेकिन ये एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वितरक मिले। यानी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, आज फिल्म वगैरह में देखते हैं आप कि डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, फिल्म किस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है, उस वक्त पर ये बहुत दुखद सत्य है कि तीसरी कसम जो है एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जाती है, लेकिन उस वक्त पर इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल, बहुत ही मुश्किल से कुछ ही वितरक मिल पाए थे, डिस्ट्रीब्यूटर मिल पाए थे। बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर साहब थे और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे। नामजद यानी कि प्रसिद्ध, जिनका बहुत नाम था। वहीदा रहमान यहाँ की हीरोइन थी इस फिल्म की और राज कपूर साहब जो है इस फिल्म के हीरो थे। इतना होने के बावजूद भी इसको बहुत ही मुश्किल से वितरक मिल पाए थे। शंकर जयकिशन का संगीत था, जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी जो है फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आजकल भी यही होता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसके गाने रिलीज हो जाते हैं और गाने जो है बहुत फेमस हो जाते हैं, लोग गाने फिल्म आने से पहले गुनगुनाने लग जाते हैं और वो
बहुत फेमस हो जाते हैं। ऐसी ही तीसरी कसम फिल्म के भी जो गाने हैं, जिनके गीत संगीत जो हैं वो शंकर जयकिशन के थे, जिनका नाम पहले ही बहुत था, बहुत लोकप्रिय थे, वो सातवें आसमान पर उनकी लोकप्रियता थी। और इसके गीत भी जो है फिल्म के प्रदर्शन के पहले ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। दरअसल इस फिल्म की जो संवेदना है किसी को किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परे थी। कहने का अर्थ है कि फिल्म की जो संवेदना है उसे किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से बाहर थी। जो लोग इसे 2 से 4 बनाने की सफलता तक पहुंचाते हैं, फायदे तक पहुंचाते हैं, ये उन लोगों की समझ से परे थी ये फिल्म। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर का मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उसमें जो रची बसी करुणा थी तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज़ नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ़ थे। तो आगे ये भी बताया जाता है कि शैलेंद्र जो है 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको तौर तरीके नहीं मालूम, इतना समय बिताने के बाद भी तौर तरीके सब मालूम है, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। यानी वो अपना धर्म नहीं खोना चाहते थे, या फिर इससे इतर चीज़ों को जानकर वो नहीं चलना चाहते थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जैसा कि ये गाना भी जो है सबने ही सुना है, बहुत ही फेमस है। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। अभी जयकिशन की जिनकी बात हुई, जो तीसरी कसम में संगीत देने वाले थे और जिनका नाम जो है सातवें आसमान पर था, मतलब बहुत लोकप्रिय थे। इसी गीत का प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो इस गीत में ही जो ये पंक्ति थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, इस पंक्ति पर जय किशन ने आपत्ति जताई। यानी उनको ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उनको लगा ये कुछ अड़बड़ सा है, गलत सा है, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका ख्याल था कि दर्शक सिर्फ 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। शैलेंद्र जो है उन्होंने इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हुए जो कि जय किशन समझाना चाह रहे थे। अक्सर क्या होता है, कोई नामचीन आदमी जो है सामने बैठा और वो बोलता है नहीं नहीं हमारे हिसाब से ये चीज़ गलत है, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी कला पर इतना विश्वास उसे रखना चाहिए कि सामने वाला आपको कोई भी सलाह दे रहा है तो उसको जांचने परखने के बाद ही उसमें आप बदलाव करें। अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि नहीं नहीं ये चीज़ चलेगी या फिर इसका एक प्रभाव जो है जमेगा, तो आप किसी के भी कहने पर बदलाव ना करें, जो कि शैलेंद्र ने किया। उनका दृढ़ मंतव्य था, यानी उनका ये पक्का विश्वास था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वे उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। शैलेंद्र जो है वो कभी भी झूठे अभिजात्य को नहीं अपनाते हैं। उनके गीत जो है भाव प्रवण थे, यानी कि जो इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं, दुरूह नहीं, मुश्किल नहीं होते थे। मेरा जूता है जापानी, तो उनका एक ही मकसद था, गीत को सिंपल रखना है, साधारण रखना है, जो लोगों की ज़बान पर आ सके और इमोशंस भी दिखा सके। उन्हीं का एक गीत, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, पर ये सर पर ये लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और कौन नहीं जानता इस गीत संगीत को, कौन नहीं है परिचित इससे, किसने नहीं ये गुनगुनाया होगा ये गाना। ये गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, जिस तरीके से एक नदी जो शांति का प्रवाह लिए हुए रहते हैं, जिस तरीके से बहती रहती है शांति भाव से, वो बहाव, वो प्रवाह और समुद्र की सी गहराई लिए हुए थी। यानी मीनिंग बहुत डीप और प्रवाहमय संगीत। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी, यही उन्होंने अपने फिल्म के द्वारा भी साबित करने की कोशिश की। तीसरी कसम यदि एकमात्र नहीं तो चंद उन फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया हो। यानी ये वो फिल्म है तीसरी कसम जो साहित्य से उठाई हुई किसी कहानी के साथ 100% न्याय करती हो। यानी साहित्य से कोई भी अगर कहानी उठाई जाती है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो पाता, जो लिखा है वो प्रेजेंट नहीं हो पाता है। लेकिन तीसरी कसम जो कि एक कृति है फणीश्वरनाथ रेणु जी की,
बहुत बड़ी और लेखक, बहुत बड़े लेखक की और बहुत बड़ी रचना है। उसके साथ 100% न्याय किया गया है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था और हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका। यानी वहाँ पर राज कपूर जो है हीरामन पर हावी नहीं हो सका। हीरामन 100% जो है प्योरेस्ट फॉर्म में वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। और छीट की सस्ती साड़ी, छीट की वो उस वक्त की, जो आप जैसे कह सकते हैं कि आजकल हमारे फैशन ट्रेंड्स चलते रहते हैं, कभी कोई मटेरियल चल रहा है, कोई प्रिंट चल रहा है, उस तरीके की छीट की सस्ती साड़ी भी थी एक वक्त की। उसमें लिपटी हीराबाई जो कि वहीदा रहमान प्ले कर रही थी। प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उकड़ू बैठा हीरामन, जब गीत गाते हुए हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती हैं। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। दुनिया की किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर लिया जाए, वो अभिव्यक्ति जिन्होंने उस वक्त इस प्रश्न का जवाब अपने आंखों से ही दे दिया था, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसी यानी ऐसी एक्टिंग है, ऐसी प्रेजेंटेशन है कि उसको बोलकर तो बताया ही नहीं जा सकता, जो उनके एक्सप्रेशंस ने बता दिए थे। ऐसी ही सूक्ष्मताओं यानी कि बारीकियों से स्पंदित थी तीसरी कसम। ऐसी ही बारीकियों से भरी पड़ी हुई थी और ऐसी बारीकियों से ही वो तीसरी कसम जो है इतनी बड़ी फिल्म बन गई थी। अपनी मस्ती में डूबकर झूमते गाते गाड़ीवान, चलत मुसाफिर मोहली ओरे पिंजड़े वाली मुनिया। टप्पर गाड़ी में हीराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ते गाते बच्चों का हुजूम, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, एक नौटंकी की बाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गाड़ीवान। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे। अभावों की जिंदगी यानी जिनके जीवन में संपन्नता नहीं होती, बेसिक ज़रूरतों के लिए भी उनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनकी आंखों में सपने जो हैं और उसके कह कहे जो है देखने को मिलते हैं। ऐसा कैरेक्टर वहाँ पर प्ले किया गया है। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। उसमें लोक तत्व नहीं होता है। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारी साहित्य है, हिंदी भाषा की जितना जो पूरा साहित्य पढ़ेंगे, प्रेमचंद का साहित्य पढ़ेंगे, आम जीवन बड़ी ही सरलता से पेश किया गया है, उसको समझना बहुत आसान हो जाता है और आप उस साहित्य के नज़र से ही जो है भारतीय समाज को देख समझ पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेमचंद और उनका साहित्य जो है इतना बड़ा साहित्य है और वो साहित्यकार हैं। लोक तत्व का अभाव जो है हमारी फिल्म में बहुत बड़ी इसकी कमजोरी है। वे जिंदगी से दूर होती है। यदि त्रासद स्थितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई यानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। कोई त्रासदी दिखा रहे तो आम जीवन से तो पहली बात वो दूर होती है। कोई त्रासद स्थिति होती तो उसका चित्रांकन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर। दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके, यानी दर्शकों को इतना इमोशनल कनेक्ट करता है, झूठे इमोशनल कनेक्ट देता है कि वो उसका भावनात्मक शोषण हो जाता है। और तीसरी कसम की एक खास बात थी कि वे दुख को भी सहज स्थिति में जीवन सापेक्ष प्रस्तुत करती थी। तो जिस तरीके से आम जीवन में दुख होता है, व्यक्ति सहजता से प्रस्तुत उसको किया गया है, इतना बढ़ा चढ़ाकर ग्लोरीफाई करके नहीं, उसका विभत्स रूप दिखाया नहीं गया है जिससे कि जो दर्शक है उसका भावनात्मक शोषण किया जाए। मैंने शैलेंद्र को गीतकार नहीं कवि कहा है। वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। यानी कहने का अर्थ है शैलेंद्र जो है वो सिर्फ उनको गीतकार नहीं बल्कि कवि कहा गया है। वो सिनेमा की चकाचौंध, जो सिनेमा की चकाचौंध होती है, चमक होती है, उसमें जो फंसना होता है उस चकाचौंध को देखकर, उसके बीच रहने के बाद भी वो यश यानी कि नाम हो जाए, धन लिप्सा यानी कि पैसों का लालच, इन सब चीज़ों से कोसों दूर थे वो। जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी, जो उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उनको उन्होंने अपने गीतों में शामिल किया। उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था। यानी कोई आदमी संघर्ष कर रहा है, उससे किस तरीके से दो चार हो रहा है, जूझ रहा है, उन सब की चीज़ों के संकेत भी मिल रहे हैं। सिर्फ करुणा ही नहीं है, दुख ही नहीं है, वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। और साथ ही ये भी चीज़ दिखाई जाती है कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी मंजिल पर अपनी मेहनत के बाद पहुंचता है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश भी देती है।
शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवणता का सर्वश्रेष्ठ तथ्य प्रदान किया। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत जो है वो अद्वितीय बन गया, जिसकी एक अलग पहचान बन गई। सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो, हर कोई बाचे भाग न बाचे कोई। अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है, और इस तरीके से शैलेंद्र का ये गीत है जो बहुत अद्वितीय बन गया है, ये गीत उनका। उसके बाद जो अभिनय है यानी कि एक्टिंग के दृष्टिकोण से, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तीसरी कसम में राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म है। राज कपूर साहब की जो सबसे हसीन बेहतरीन फिल्म है वो उनकी तीसरी कसम है। राज कपूर जिन्हें समीक्षक और कला मर्मज्ञ आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। इतना मासूम कैरेक्टर प्ले किया है कि उसके चरमोत्कर्ष तक को छूते हैं, यानी कि वो अपने एक बेस्ट लेवल पर जाकर जो है उस मासूमियत के एक्टिंग को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। अभिनेता राज कपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है, उतना जागते रहो में भी नहीं है। जागते रहो में राज कपूर के अभिनय को बहुत सराहा गया है, लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राज कपूर अभिनय नहीं करते, वह हीरामन के साथ एकाकार हो गए हैं। एकाकार यानी हीरामन और राज कपूर साहब एक हो गए हैं। वो आप ये नहीं कह सकते कि वो हीरामन है या राज कपूर, किसी एक को नाम नहीं ले सकते, वो दोनों एक ही लगते हैं। खालिस देहाती भुच्च गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, ऐसा कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने जो खालिस देहाती है, भुच्च गाड़ीवान यानी जिसको कुछ समझ नहीं आता देश दुनिया के, ऐसा देहाती आदमी जो सिर्फ दिल की जुबान को समझता है। आप प्यार से पेश आएंगे, उसको प्यार की भाषा समझ में आती है, ऐसा व्यक्ति, उसको ऐसा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। दिमाग की नहीं सुन सकता वो, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन, यानी कि जो पहले से ही जिसका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, प्रसिद्ध नायक हीरो, यानी वो कोई अपने स्ट्रगलिंग फेज में नहीं थे, वो पहले से ये अब जाने माने जो है बहुत बड़े कलाकार हो चुके थे, शोमैन थे, वो स्थापित हो चुके थे। उनका अपना एक व्यक्तित्व जो है एक किंवदंती है बन चुका था, यानी लोग उनके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाते हैं। उनका एक बड़ा नाम है, उनके साथ काम करने वाले लोग जो है उनको अपना जो है बहुत अच्छा एक सौभाग्य मानते हैं कि काम किया गया है। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया है। ऐसा लगता है कि राज कपूर साहब जो है वो हीरामन बन गए हैं, वो कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं, वो स्वयं हीरामन बन गए हैं। ऐसा लगता है वो उतने टाइम के लिए वो स्वयं हीरामन ही हो गए थे। हीराबाई की जो फेनू गिलासी बोली पर रीझता हुआ, उनकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर। अब हीरामन का कैरेक्टर कैसा है, जो हीरा भाई की फेनू गिलासी बोली पर रीझ जाता है और उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर न्यौछावर भी हो जाता है, और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। तीसरी कसम की जो पटकथा है, पटकथा जो पर्दे के लिए कथा लिखी जाए, पर्दे के लिए लिखी कथा जो है उसको पटकथा कहते हैं। मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं तैयार की थी। फणीश्वर नाथ रेणु ही जो है इस कृति के लेखक हैं। और पटकथा में क्या होता है कि आपको उसमें संवाद भी लिखने होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कई कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए संवाद भी लिखने होते हैं और उस कहानी को भी मेंटेन करके रखना होता है। तो इसकी जो पटकथा है, मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने ही तैयार भी की थी। कहानी का रेशा रेशा कण कण जो है उसकी छोटी से छोटी बारीकियां भी फिल्म में पूरी तरह उतर आई हैं, और क्योंकि जो उसके मूल लेखक है उसी ने उसकी पटकथा भी तैयार की है, तो उसका हर एक रेशा रेशा कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। एज इट इज़ जो भी कृति थी वो उसको प्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये थे यहाँ पर हमारे लेखक जो हैं, किस तरीके से उनको फिल्मी जगत से इतना लगाव है, उससे जुड़े जो एक्सपीरियंस है, उनके अनुभव है, उन्हीं को विषय बनाकर लिखना उनको कितना पसंद है। तीसरी कसम से संबंधित जो एक्सपीरियंस है, किस तरीके से राज कपूर और वहीदा रहमान जी के साथ जो है उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो यहाँ पर बताया गया। तीसरी कसम जो कि एक बहुत बड़ी रचना है, उसको भी फिल्माया गया है। किस तरीके से फिल्माया गया है उसका ये एक जो है एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर लेखक ने शेयर किया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा। लाइन टू लाइन हमने इसको समझने की पूरी कोशिश की, आपको बारीकी से हर एक चीज़ समझ में भी आ गई होगी। तो अगर आपको
हेल्प कर रहा है ये, तो ज़रूर इसे लाइक करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। और चैनल के साथ यूं ही बने रहें, जो कि आपको टाइमली अपडेट्स देता रहता है। आपको यहाँ पर चैप्टर्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग आपको यहीं पे एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो